जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ग्रीन ओर्गो फार्म में। सन 2025 में हम 76वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं और पिछले 2 दिन से उत्तरकाशी में भूकंप के झटके महसूस किए गए। लोगों के अंदर दहशत है, क्योंकि ये गणतंत्र दिवस वो था जब भुज में कच्छ में भूकंप आया था और बहुत भारी विनाश हुआ था। साथियों, उसकी याद ताज़ा हो जाती है, बड़ा दुख होता है। तो इस अवसर पर उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, हमारे जितने वीर शहीद हैं उन सभी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज विचार बना के एक वीडियो बनाएं। प्रकृति के साथ छेड़छाड़ होती है तो एक खुशी के एक त्यौहार पर एक दहशत का माहौल भर जाता है, क्योंकि उत्तरकाशी में, उस्मानाबाद, लातूर में और भुज में बहुत विनाशकारी भूकंप आ चुके हैं। तो जब भी उनकी याद आती है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। साथियों, मैं अक्सर प्रकृति से छेड़छाड़ के बारे में अक्सर अपने वीडियो डालता रहता हूं, क्योंकि हम यहाँ पर खनन जोन में रहते हैं। साथियों, मूलभूत सुविधाओं की ज़रूरत हर व्यक्ति को होती है और यहाँ पर हम खनन जोन में मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित होते जा रहे हैं। इसके साथ साथ इति का भय, जिसको कुदरत का भय हम लोग कहते हैं, जैसे भूकंप है, बाढ़ है, तो अनावृष्टि है, अतिवृष्टि है, तो इनका अक्सर खतरा यहाँ पर बना रहता है। साथियों, खेती इतना मुनाफे का धंधा नहीं है। अगर इसकी लागत की बात करें, पूरा परिवार खेती में लगा रहता है। अगर इसकी लागत की बात करें तो लागत में इतनी आउटपुट हमें नहीं मिल पाती है, इतनी इनकम नहीं हो पाती है कि किसान अमीर हो सके। बस आप ये कह सकते हैं कि अपनी रोजी रोटी को चलाने का एक साधन हमारा खेती है, एक ऐसा व्यवसाय है जिससे आज का युवा विमुख हो रहा है, खेती से भाग रहा है। साथियों, यहाँ पर थोड़ा सा, चूंकि यहाँ पर पानी ठीक था, वाटर लेवल हमारा सही था, यहाँ पर पेड़ पौधे, खासकर पॉपुलर के पौधे हो जाते थे, थोड़ा गन्ना हो जाता था, इसलिए यहाँ से थोड़ी इनकम बनी हुई है। लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जहाँ पर खेती नुकसान में ले जा रही है, लेकिन उन लोगों के पास कोई विकल्प नहीं है। साथियों, इसके अलावा फिर भी हम ये इन प्रकार कोशिश करते हैं कि देश की सेवा हो सके और देश के जो जनता है उसका पेट हम लोग भर सके, हमारा यही प्रयास रहता है। तो साथियों, यहाँ तक सबसे पहले मैं जिक्र करना चाहूँगा रास्तों का। एक मूलभूत आवश्यकता होती है रास्ता। जितनी भी खनन बेल्ट है, चाहे वो ताज्यवाला से लेकर आपका राजघाट तक रही हो, आपका चाहे पूरा सहारनपुर का जितना भी खनन क्षेत्र है, जितने भी इसके लिंक रोड हैं। मैं यहाँ पर नुनियारी गांव में रहता हूँ। एक हमारा पठेड़ ननौली मार्ग हुआ करता था जिस पर बसें चलती थी, बहुत अच्छा रोड था। आज इतनी बुरी हालत में है कि आप उस पर चल नहीं सकते। मेरे अपने गांव को जो पठेड़ ननौली गांव से जोड़ने वाला रास्ता है, वो खनन जोन की वजह से बुरा हो गया है, बहुत बुरी हालत में है। बरसात में बहुत भारी कीचड़ हो जाता है और जब गर्मियां होती हैं तो गर्मियों में बुरी तरह धूल उड़ती है और धूल फाँकने के लिए यहाँ की जनता, यहाँ के मरीज, यहाँ के बच्चे, विद्यार्थी सब मजबूर होते हैं। एक हमारा रास्ता है गंदेवड़ चिलकाना मार्ग, जो बीच में बहुत बुरी क्षतिग्रस्त है। साथियों, अगर आप मोटरसाइकिल से निकलेंगे तो बहुत बुरी हालत आपकी होगी। एक अधिकारी ने तो मुझे यहाँ तक भी कहा, भैया आप लोगों की हिम्मत है कि किस तरह आप इस जोन में रह रहे हैं, इतनी बुरी धूल है। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन धन्यवाद करूँगा ऐसे अधिकारी का जिन्होंने कम से कम एहसास तो किया है। हमारा जितना लिंक रोड है, हमारा कांसेपुर का रफ्ता टूटा हुआ है, हमारा मंझारी का रफ्ता टूटा हुआ है। बरसात में जिसमें बच्चे रफ्ते पे को निकलते हैं, उनकी जान को खतरा है। वहीं को बड़ी बड़ी गाड़ियां खनन की निकलती हैं, उसके बराबर को ननौली में एक पुरानी जमुना के ऊपर जो जीर्ण शीर्ण पुल बना हुआ था, कभी हमारे एक विधायक जी हुआ करते थे, निर्भय पाल जी, उन्होंने बनवाया था। आज वो बहुत बुरी हालत में है।
एक पुल हमें मुख्यालय, जिला मुख्यालय से जोड़ने वाला हमारा पंचकुए में है। पंचकुए वाले पुल के लिए जाने के लिए रास्ता नहीं है, सब रास्ता टूटा हुआ है, क्योंकि पंचकुआ जोन भी उसी के ऊपर आधारित है। नुनियारी जोन और यहाँ से जितनी चोरी होती है वो सब वहीं को निकलती है, तो वहां के रास्ते भी बहुत बुरी तरह टूटे हुए हैं। साथियों, बारिश हो चाहे गर्मी हो, हर वक्त हमें यही लगता है कि हम कौन से इलाके में रह रहे हैं, ये कहीं काली घाटी है उसमें रह रहे हैं, या इस दुनिया से, इस क्षेत्र से हम, ये क्षेत्र कटा हुआ है। रास्तों की बहुत बुरी हालत है। बार बार हम प्रशासन, शासन से गुहार करते हैं कि साहब हमें जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, हमें रास्ते तो कम से कम ठीक होने चाहिए। जाम लगता है, आपका गंदेवट में जाम लगता है, आपका पठेड़ में जाम लगता है। अगर मरीज को लेकर के हम जाएं तो कहां को जाए, कोई रास्ता नहीं है, कोई खनन रास्ता नहीं है। आपका जो टांडा राजबहा है, यही खनन मार्ग घोषित कर दिया गया है, जबकि ये एक सिंगल रास्ता है, और जो किसानों के लिए हमने आरटीआई डाली थी, ये रास्ता किसानों के लिए ही है। साथियों, बड़ी विडंबना है। इसके अलावा सबसे पहले तो यहां पर किसान वैसे ही घाटे में था, अब हमारा वाटर लेवल नीचे जा रहा है। जो हमारे बोरिंग थे वो फेल हो रहे हैं, दोबारा किसान को बोरिंग कराना पड़ता है। जो नलकूप हैं पानी पीने के लिए, वो भी अब तो माननीय मोदी जी ने गांव गांव में टंकी की व्यवस्था जो करने का प्रयास कर रहे हैं, माननीय मोदी जी, योगी जी, लेकिन वो 2 साल में होगी, 4 साल में होगी, 1 साल में होगी। फिलहाल वाटर लेवल खेतों के लिए नीचे जा रहा है और हमें पानी की दिक्कत हो रही है, यानी कि किसान का खर्च बढ़ रहा है। जितना यहां पर पोल्यूशन है, अगर आप उसको नाप करके देखेंगे तो बहुत भारी पोल्यूशन है, बीमारियां यहां पर फैल रही है। तो किसानों का जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई का क्या? किसान तो पहले नुकसान में है। खेती छोड़ करके हमारे युवा भाग रहे हैं, वो किसी गेट पर, किसी फैक्ट्री के गेट पर खड़े होकर चौकीदारा करना जरूरी समझते हैं, लेकिन खेती करना जरूरी नहीं समझते, क्योंकि ये धंधा अब घाटे का धंधा होने को जा रहा है। जो कि मेरी वीडियो देख रहे हैं, मेरे नेता देख रहे हैं, अधिकारी देख रहे हैं, उनको बताना चाहता हूं कि इस तरफ ध्यान देने का प्रयास करें। इसके अलावा अब भी प्रशासन बहुत सख्त है, माननीय योगी जी बहुत सख्त है, जिलाधिकारी बहुत सख्त हैं, लेकिन अब भी चोरी बरकरार जारी है। हाँ, उसमें 50% की कमी आई है, ये हम बिल्कुल तसल्ली से कह सकते हैं। अधिकारी पूरी रात और पूरा दिन सड़क पर खड़े नहीं रह सकते। जब एसडीएम साहब बाहर निकलते हैं 5-7 गाड़ी पकड़ लेते हैं, खनन अधिकारी निकलते हैं 5-7 गाड़ी पकड़ लेते हैं, तहसीलदार जी जब बाहर निकलते हैं तो गाड़ियां पकड़ी जाती हैं, नायब तहसीलदार बाहर निकलते हैं तो गाड़ियां पकड़ी जाती हैं, पटवारी जब बाहर निकलते हैं तो गाड़ियां पकड़ी जाती हैं। आखिर ये चोरी के ऊपर ही व्यवसाय क्यों टिक गया है? बड़े कमाल की चीज है। ये हालत हमारी तब है जब यहां पर पूरे खनन जोन में 1 या 2 सरकारी पट्टा ही चल रहा है। अगर ये सभी प्राइवेट और सरकारी पट्टे चलेंगे तो अंदाजा लगाइए क्या हालत होगी। इतने बड़े बड़े गड्ढे हमारे पास में, हरियाणा का यमुनानगर जिला लगता है, इतना बड़ा बड़ा गड्ढा यहां पर है। आप हरियाणा में चले जाइए, बहुत भारी मात्रा में वहां पर खनन हुआ है, अवैध खनन जिसको हम कह सकते हैं। इधर हमारी तरफ यूपी साइड बहुत बुरा खनन हुआ है। अगर कभी यमुना में बाढ़ आई और वो पानी हरियाणा की तरफ टूटा तो बहुत बड़ी तबाही लाएगा, अगर वो पानी इधर यूपी में रहा तो भी बहुत बड़ी तबाही लाएगा। क्योंकि ये जो चोरी से खुदाई होती है, ये अक्सर नदी के बहाव को खोदा जाता है। मैं अक्सर शिकायत करता रहता हूं, पंचकुआ से लेकर ताजे वाले तक नदी का बहाव खोदा जा रहा है, और अगर रात को अधिकारी वहां पर चले जाते हैं, छापा लगाते हैं, वहां पर ड्यूटी लगती है, अगर 2 घंटे के लिए भी अधिकारी वहां से निकल गए तो वहां तभी मशीनें घुस जाती है, चोरी का काम शुरू हो जाता है। माननीय जिलाधिकारी महोदय ने कहा था कि गैंगस्टर में कार्रवाई होगी, तब ये इतनी छोटी सी कमी आई है। उसके बाद भी सुबह सैकड़ों गाड़ियां निकलती हैं, डंपर निकलते हैं, रेडियां निकलती हैं। ये आपका रात के 2:30-3 बजे से शुरू होकर के सुबह 8-9 बजे तक चलती है, और वो तबाही का एक मंजर है। प्रतिदिन पूरे जिले में 1 से 2 मौत प्रतिदिन डंपरों से होती है। आम जनता कहां जाएगी? आम जनता का क्या होगा?
इस आम जनता के नुकसान की भरपाई कौन करेगा? खनन कारोबारी तो आधा या 1% लोग हैं, और ये बाकी 99 और 98% जनता जो है, इसका क्या होगा? साथियों, आज सोचने की जरूरत है। अगर भूकंप उत्तरकाशी में जैसे झटके महसूस किए गए, अगर बड़ा भूकंप कोई आया, तो हमारे डैम है, भाखड़ा नग्गल डैम है, हमारा कोटी डैम है और हमारा टिहरी डैम है, ये पहाड़ों पर बने हुए हैं। अगर कोई एक डैम भी खिसक गया, साथियों मुझे याद आती है वो जब ये भूकंप आया था आपका कच्छ वाला, मैं उसमें गया था और वहां की हालत देख करके रूह कांपती। वहां की लाशें, ढेरों के ढेर लाशें देखी हैं, वहां पर जमीन में दरारें आई हुई हैं। विकास के नाम पर पहाड़ पहले ही खोखला है। विकास के नाम पर यहां अवैध खनन ने बहुत बुरी तबाही मचाई हुई है। हम कल्पना नहीं कर सकते, अगर कभी ऐसा भूकंप यहां पर आ जाए, तो अगर कोई बांध टूट गया तो क्या होगा इस क्षेत्र का, आप लोग इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकते। हम बार बार इस बात की शिकायत करते हैं कि यहां पर जितना भी खनन जोन है, उसमें कुछ क्रेशर तो ऐसे जो सेटिंग गैटिंग करके ऐसे लगा दिए गए हैं, चाहे आपका पंचकुआ जोन रहा हो, चाहे नुनियारी कांसेपुर जोन रहा हो, चाहे आपका ननौली बर्था जोन रहा हो, या आपका सुंदरपुर रहा हो, कई स्टोन क्रेशर ऐसे हैं, अखबारों में छपता रहता है, उनके फोटो निकलते रहते हैं कि वो जो मानकों को पूरा नहीं करते। आखिर इन आम लोगों की गलती क्या है? इनको किस चीज की सजा दी जा रही है? अरे जो आम मानक हैं, उन मानकों पर तो इनको पूरा उतरना चाहिए। अगर प्रदूषण का मानक है तो पूरा होना चाहिए, सड़क से दूरी है तो पूरी होनी चाहिए, गांव से दूरी है तो पूरी होनी चाहिए। मैं नहीं कहता, समाचार पत्रों में अक्सर इस चीज की खबरें छपती रहती हैं, आप सभी लोग पढ़ते हैं। तो जो ऐसे स्टोन क्रेशर हैं, जो ऐसी इकाइयां लगी हुई हैं, जो आबादी की दूरी पूरी नहीं करते या दूसरे मानक पूरे नहीं करते, उनको वहां से हटाया जाए। अगर कोई ऐसी मजबूरी है कि आप स्टोन क्रेशरों को नहीं हटा सकते, तो उस आबादी को वहां से हटवा दो। क्यों मरने के लिए छोड़ दिया जाता है? अगर यहां पर सर्वे कराया जाए तो बहुत बड़ी तादाद में यहां पर बीमार लोग हैं, जो हार्ट के मरीज हैं, सांस के मरीज हैं। तो इस तरह से बहुत बड़ा एक नुकसान यहां पर देखने को मिल रहा है। राजस्व की जहां तक बात करें, खनन का मेन मोटो होता था कि सरकार को इससे राजस्व मिलेगा, और सरकार को जब राजस्व मिलेगा तो उससे हमारे देश का विकास होगा, क्षेत्र का विकास होगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा और हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन यहां तो उसका उल्टा है, राजस्व सरकार को मिल नहीं रहा। 1-2 पट्टा, जिलाधिकारी ने खुद ये बात कही है कि 1-2 पट्टा चलने के बाद भी ये हालत अगर सड़कों पर है, अगर ये सारे पट्टे स्टार्ट हो गए, प्राइवेट भी चले सरकारी भी चले, तो क्या हाल होगा? आप निकल नहीं सकते बाहर पर। और सरकार का राजस्व कितना है ये आप आंकड़े देख लीजिए। सरकार को राजस्व नहीं मिल रहा है, जीएसटी नहीं मिल रही है, बहुत बड़े पैमाने पर चोरी हुई है। साथियों, तो ये जो हमारा राजस्व था, ये हमारे काम आता है, हमारी तरक्की होती है। लेकिन यहां पर हमें रास्ते हमारे नहीं हैं, वाटर लेवल हमारा भाग रहा है, हमारे वायु प्रदूषित हो रहा है, जल का संकट यहां पर बना हुआ है, स्वास्थ्य का संकट यहां पर है, परिवहन, हमारे बच्चे कहां जाएंगे, किस तरह निकलेंगे बाहर? आज ये समस्या है। 76वें गणतंत्र दिवस पर आज इस चीज को सोचने की जरूरत है। हम हर आम आदमी इस बात को सोचने के लिए मजबूर है। लेकिन समस्या किस चीज की है कि आम आदमी की आवाज बाहर नहीं निकलती। अरे यहां तो अधिकारियों पर हमले होते हैं, अगर अधिकारी बोलता है उसकी जुबान चुप कराने की कोशिश की जाती है। आम आदमी की तो हिम्मत क्या है? मेरे ऊपर भी कई तरह के कई से मुकदमे भी कराए गए, यहाँ पे छापे भी मेरे ऊपर लगे, लेकिन फिर भी हम पता नहीं किस मिट्टी के बने हुए हैं, और हम फिर भी हम प्रयास करते हैं बार बार कि खनन होना चाहिए, नियम के अनुसार होना चाहिए, सरकार को राजस्व मिलना चाहिए, प्रदेश का भला होना चाहिए, प्रदेश की तरक्की होनी चाहिए। और एक बात और आपको बताना चाहता हूं, ये हमारा जो क्षेत्र है बहुत अच्छा क्षेत्र था। यहां पर नशे का बहुत बड़ा एक स्कैम चल रहा है। स्मैक, चरस, गांजा, शराब, और हमारी जो युवा पीढ़ी है वो इस नशे के दलदल में
धंसती जा रही है। युवा ही देश का भविष्य होते हैं, युवा ही देश का भविष्य बनाते हैं। अगर वही नशे के दलदल में चला जाएगा तो उस देश का भविष्य क्या होगा, आप लोग खुद कल्पना कर सकते हैं। मेरा तो एक विचार है, चौकीदार का एक फर्ज होता है, वो कहता है कि जागते रहो जागते रहो, किसी के बेड के पास जाकर, चारपाई के पास जाकर नहीं पूछता तुम जागे या नहीं जागे। साथियों, हम चले जाएंगे। कुछ वक्त दिया है भगवान ने हर आदमी के लिए। हर आदमी आता है, कुछ काम करता है, कुछ उसके कर्तव्य होते हैं, उनका निर्वाह करता है, उसके बाद वो चला जाता है। लेकिन उसके अच्छे और बुरे परिणाम के साथ में वो नाम जोड़े जाते हैं। और इतिहास, महाभारत में आपने सुना होगा कि इतिहास आपसे जवाब मांगेगा कि आपने क्या किया था। इस क्षेत्र को बर्बाद करने के लिए आपने कोई कसर नहीं छोड़ी, तो फिर क्या होगा, क्या जवाब आप लोग दे पाएंगे। तो गणतंत्र हमारा 76वां गणतंत्र दिवस है। इस मौके पर आज हम लोग चर्चा करें। हर खनन कारोबारी से मेरा यही अनुरोध है कि ईमानदारी से खनन करिए, सरकार के खाते में जो राजस्व ईमानदारी से भेजिए। इस जमुना मैया को इस तरह जैसे गिद्ध नोच नोच कर खाते हैं, इस तरह मत खाइए। ये जितनी बेल्ट है यहाँ पर यमुना के किनारे की, मरने के बाद सब इसी के अंदर जाते हैं, वहीं दाह संस्कार होते हैं, वहीं उनकी हड्डियां रहती है, वहीं उनकी मिट्टी रहती है, वहीं उनकी राख रहती है। तो कम से कम ये तो रहम करिए, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ मत कीजिए, मानवता को बर्बाद मत कीजिए। हाथ जोड़कर मेरा यही प्रार्थना है। और नशे के दलदल में हमारा जो युवा जा रहा है, तो उस युवा पर रहम करिए, उस युवा को इस तरफ से वापिस करिए और उसको देश के रचनात्मक कार्यों में लगाइए। अधिकारियों से मेरा अनुरोध है कि मान्यवर, ये जो हमारे रास्ते बुरी तरह टूटे हुए हैं, जीर्ण शीर्ण है, इसमें हमारे बच्चे पढ़ने को भी जाते हैं, ये हमारी जो पुल टूटे हुए हैं, हमारे जो रफ्ते टूटे हुए हैं, हमारी जो सड़कें टूटी हुई हैं, इनको ठीक कराइए, क्योंकि हमें भी जीने का अधिकार है। हम भी मूलभूत सुविधाएं चाहते हैं और हम अपने देश के गणतंत्र दिवस में, इस त्योहार में आप लोगों के साथ शामिल हैं। आपकी खुशी में हम लोग शामिल हैं और उन शहीदों को नमन करते हुए, अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को, योगी जी को नमन करते हुए, माननीय मोदी जी को नमन करते हुए, हम यही विश्वास रखते हैं कि एक दिन आखिर हमारा भी विकास होगा, हमें भी सुविधाएं मिलेंगी। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जब कोई नया विषय मेरे संज्ञान में आएगा, उसको लेकर के आप लोगों के फिर भी चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान, जय जमुना मैया, जय जमुना मैया, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।